चाहते हैं कि स्टडी आईक्यू के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आपको स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके ऊपर हम लगातार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था, दैट इज़ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस रिलेटेड टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मुझे ऐसा लगता है इसके बारे में एटलीस्ट सभी को पता होना चाहिए, तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पेसिफिकली हायर एजुकेशन के बारे में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया पूरे एजुकेशन सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पर जो नया पॉलिसी सरकार लेकर आई है, इसके थ्रू ये जो हायर एजुकेशन है उसके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। और जब मैं हायर एजुकेशन कहता हूँ, इसका मतलब जो 12th क्लास के बाद का पूरा एजुकेशन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम डिटेल में जानेंगे कि आखिरकार क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं और उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया आपके लिए स्मार्ट कोर्स है, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो बड़ा चेंज है हायर एजुकेशन के अंदर, वो है दोस्तों कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ करना हमारे देश में। अभी तक फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि ऑक्सफोर्ड, एमआईटी, ये सभी हमारे देश के अंदर कैंपसेस नहीं खोल सकते थे, लेकिन अब सरकार कह रही है कि वो एक नया कानून लेकर आएगी। हाँ, एक ध्यान रखिएगा, जो ये जो सरकार अभी लेकर आई है, ड्राफ्ट को पास किया गया है कैबिनेट के द्वारा, तो ये कोई कानून नहीं है, ये जस्ट एक तरह का पॉलिसी है। अब इसको पॉलिसी को अपनाने के लिए सरकार धीरे धीरे कई सारे कानून लेकर आएगी, बदलाव करेगी, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे देश में वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़, उनको मौका दिया जाएगा कि वो हमारे देश में आकर जो कैंपसेस हैं वो खोल सकें, राइट। लेकिन मैं यहां पर आपको पिछली सरकारों का भी स्टैंड बता दूं। 2010 में यूपीए की जब सरकार थी, उन्होंने भी ऐसा कोशिश किया था और वो एक बिल लेकर आई थी जिसका नाम था द फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिल 2010। लेकिन उस समय ऑपोजिशन पार्टीज ने यहां पर इसका विरोध किया और ये पास नहीं हो पाया था। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर क्रिटिसिज्म ये बताया जा रहा था कि अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हमारे देश के अंदर आएंगी तो वो अपना फीस बढ़ाएंगी और क्या करेंगी, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जो अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा सैलरी देकर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ओवरऑल कॉस्ट है पूरे एजुकेशन सिस्टम का, हायर एजुकेशन का, वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। और इसकी वजह से जो एक बड़ा सेगमेंट है हमारे देश में वो इससे वंचित रह जाएगा, उसको नहीं मिल पाएंगी चीज़ें। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों, यहाँ पर सरकार को उस पर्टिकुलर सेक्शन का भी ख्याल रखना है, प्लस यहाँ पर हमारे देश में बेहतर शिक्षा हो। और जब तक हम फॉरेन यूनिवर्सिटी को इस तरह अलाउ नहीं करेंगे तब तक चीज़ें नहीं सुधर सकती हैं। तो यहाँ पर अच्छी चीज़ है, मुझे लगता है कि जो सरकार ने निर्णय लिया है ये अच्छी बात है, अपना स्टैंड को यहाँ पर चेंज किया है। लेकिन अभी का जो करंट सिनेरियो है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि अभी क्या होता है कि आपने अक्सर सुना होगा कि कोई अगर हमारे देश में कोई कॉलेज है जैसे कि एमआईटी है, ठीक है, वो क्या करता है, कोलैबोरेशन कर लेता है ऑक्सफोर्ड के साथ, एमआईटी के साथ, किसी के साथ भी, राइट, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो वो कोलैबोरेशन में एक प्रोग्राम चला सकते हैं, फैकल्टीज़ को कई बार शेयर किया जाता है, यहाँ पर जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, लेकिन कैंपसेस अभी तक अलाउ नहीं किया जाता था डायरेक्ट, लेकिन अब यहाँ पर डायरेक्टली उनको भी अलाउ किया जाएगा। अभी अगर इस तरह के अगर आप सिचुएशन देखिए तो 650 फॉरेन एजुकेशन जो है यूनिवर्सिटी जो है इस तरह के प्रोग्राम्स हमारे देश में चलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों जो एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है वो है आपका शिफ्ट इन द फॉर्मेट ऑफ अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। तो यहाँ पर सरकार जो है पूरा जो स्ट्रक्चर होता था अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन का, उसको 4 ईयर प्रोग्राम में प्रपोज करना चाहती है। मतलब वो प्रिफर ये करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो 4 ईयर का प्रोग्राम करें रादर देन 3 ईयर्स के प्रोग्राम। तो जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन भी दिया जाएगा, एग्जिट का ऑप्शन दिया जाएगा स्टूडेंट को। अगर कोई 1 साल के बाद प्रॉब्लम आ जाती है तो 1 साल के बाद वो एक सर्टिफिकेट लेकर कॉलेज से निकल सकता है और फिर बाद में आकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है। 2 साल के बाद अगर आप एग्जिट करते हो तो डिप्लोमा यहाँ पर ले सकते हो। 3 साल के बाद जैसे कि अभी नॉर्मली होता है तो आपको जो बैचलर्स डिग्री मिलती है वो यहाँ पर आपको दी जाएगी। तो जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं उस पर कोई फर्क नहीं आएगा, बीए हो गया, बीएससी हो गया, इस तरह की चीजें अभी भी चला करेंगी। लेकिन सरकार का अब ये कहना है कि यूनिवर्सिटीज को 4 ईयर का जो बैचलर प्रोग्राम है वो भी अब प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पर 3 साल का जो अभी आप एजुकेशन प्राप्त करते हो बैचलर्स
बैचलर्स डिग्री में, वो तो होगा ही होगा, लेकिन आप खुद सोच के देखिए, आपने देखा होगा कई बार कि ग्रेजुएशन में आपने जब पढ़ाई स्टार्ट की, उसके बाद धीरे धीरे आपको लगा कि ये आपके इंटरेस्ट की चीजें हैं, तो यहां पर फोर्थ ईयर में, चौथे साल में आपको रिसर्च करने का मौका मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, आपने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की 3 साल के अंदर, अब आपको लगता है कि इकोनॉमिक्स के अंदर एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो आप वो रिसर्च कर सकते हो बेसिकली, ताकि आपको डीपर नॉलेज हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो। इसलिए सरकार चाहती है कि 4 ईयर का ये प्रोग्राम अब हमारे देश में चलाया जाए। प्लस इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा एक जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि आपको पीएचडी करने में आसानी होगी। मैं आपको अभी का स्ट्रक्चर बताता हूं। देखिए, अगर आपको पीएचडी करना है तो आप कैसे कर पाओगे, जो डॉक्टरेट की डिग्री होती है, डॉक्टर लगाते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो यहां पर जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पहले अंडर ग्रेजुएट करना पड़ेगा, राइट। जो बैचलर्स डिग्री है 3 साल की, वैसे आप लेते हो। उसके बाद आपको क्या करना होता है, पोस्ट ग्रेजुएट करना होता है। फिर आपको यहां पर एमफिल करना होता है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट आपका मास्टर्स हो गया, उसके बाद आपको एमफिल करना होगा और फिर आप जो है पीएचडी कर सकते हो। तो यहां पर अब सरकार का ये कहना है कि ये जो एमफिल होता था, बीच वाला जो रिसर्च होता था, अब ये हम इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, अब ये यहां पर नहीं चला करेगा। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, अंडर ग्रेजुएट में आपने 4 इयर्स का प्रोग्राम चूज किया, मतलब आपने थोड़ा सा रिसर्च भी किया, अब इसी रिसर्च को आप कंटिन्यू कर सकते हो अपने मास्टर्स डिग्री में। यहां पर आपको फिर से 1 साल की मास्टर डिग्री लेनी होगी। ध्यान रखिएगा, जब आप 3 साल की बैचलर्स डिग्री करोगे तब आपको 2 साल की मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी होगी, लेकिन अगर आप 4 साल वाला अंडर ग्रेजुएट जो बैचलर कोर्स है वो पूरा करोगे तो आपको यहां पर 1 साल की ही मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी, राइट। तो यहां पर आपको सहूलियतें हो जाएंगी और ये करने के बाद डायरेक्टली आप फिर पीएचडी कर सकते हो। यहां पर जो बीच का ये 2 साल आपका जाता था एमफिल में, वो अब नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अब आप सोच रहे होगे कि क्या इससे क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा कि नहीं, क्योंकि एमफिल यहां पर चला गया, क्या यहां पर जो एजुकेशन है उसमें गिरावट आई कि नहीं आई। तो लेट मी टेल यू, यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि हायर एजुकेशन की ट्रैजेक्टरी में यहां पर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर आप देखिए, जो मैंने आपको अभी ये वाला सिस्टम बताया कि जो मास्टर से डायरेक्टली हम पीएचडी कर सकते हैं, ये अब ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में चल रहा है। जैसे कि यूके में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, काफी सारे यूनिवर्सिटीज में आपको इस तरह के प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे, जहां पर जो एमफिल है वो एक तरह का मिडिल रिसर्च डिग्री होता था। और क्या होता था, काफी ज्यादा ये देखा गया कि जो लोग एमफिल में जाते थे वो लोग पीएचडी नहीं कर पाते थे, क्योंकि इतना ज्यादा लंबा एजुकेशन हो जाता था, जिसकी वजह से वो ब्रेक कर देते थे और उनको पीएचडी की डिग्री नहीं मिल पाती थी। लेकिन यहां पर धीरे धीरे क्या है कि ये जो एमफिल वाला है इसको फेज आउट कर दिया जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो अब पीएचडी कर सकेंगे। अब मैं आता हूं दोस्तों मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। आपने अक्सर यहां पर कल भी मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में कि अभी तक क्या है कि जो स्टैंड अलोन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे कि आईआईटी हो गया, तो वो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे जो आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डिसिप्लिन में यहाँ पर एजुकेशन देते हैं। अगर आपको इसके साथ इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, सिर्फ आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होगी। तो यहाँ पर अब सरकार क्या करेगी, इसको जो है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन में चेंज कर देगी। अगर एक किसी बच्चे को यहाँ पर इंजीनियरिंग की एजुकेशन लेनी है, उसके साथ साथ वो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस तरह की भी चीज़ें पढ़ सकता है, ताकि उसका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, उसकी जो लर्निंग है वो फ्लेक्सिबल हो, ब्रॉड बेस्ड हो। यहां पर ये बेसिकली मतलब है। तो धीरे धीरे जो जितने भी स्टैंड अलोन इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको यहां पर फेज आउट करके मल्टी डिसिप्लिनरी करने की कोशिश की जाएगी। अब आपके मन में इसमें एक सवाल आ सकता है कि क्या ये जो पूरा कैरेक्टर है सिंगल स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस का, जैसे कि आईआईटी हो गया, ठीक है, क्या उनको ये डाइल्यूट करेगा कि नहीं करेगा। तो लेट मी टेल यू कि ऑलरेडी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, यहां पर वो ऑलरेडी इस तरह से मूव कर रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़ में भी ला रहे हैं। जैसे कि आप आईआईटी दिल्ली का एग्जांपल लीजिए, तो वहाँ पर ऑलरेडी ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट को ओपन किया जा चुका है। वहाँ पर एक पब्लिक पॉलिसी डिपार्टमेंट रिसेंटली ओपन किया गया था। आईआईटी खड़गपुर की अगर आप बात करिए तो वहाँ पर ऑलरेडी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज, इस तरह के भी स्ट्रीम्स लाने की कोशिश की जा रही है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ का एग्जाम्पल लीजिए, यूएस में जैसे कि एमआईटी हो गया, वहाँ पर भी एक अलग से एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट है। मतलब आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है उसको साथ साथ कुछ सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज के भी पढ़ने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि कोई सिविल इंजीनियर है, उसको सिर्फ ये जानना सफिशिएंट नहीं होगा कि उसको डैम बनाना आता है कि नहीं बनाना आता। उसको डैम बनाना तो आता है,
ठीक है, तो डैम के साथ साथ उसको यह भी पता होना चाहिए कि इसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, वहां पर जो लोग रह रहे हैं आसपास उनके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, सोशल इंपैक्ट क्या आएगा, ये सारी चीजें भी उनको पता होनी चाहिए। आजकल हम अक्सर देखते होंगे कि काफी सारे इंजीनियर्स जो है वो एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं, तो क्या हमें उनको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ानी चाहिए, क्या हमें उनको बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ाना चाहिए? तो ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। बेसिकली यहां पर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसा मकसद है सरकार का। नेक्स्ट यहां पर मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था रिलेटेड टू सिंगल रेगुलेटर, मतलब कि कई सारे जो रेगुलेटर्स हैं हमारे देश में, जैसे कि यूजीसी हो गया, एआईसीटीई हो गया, अब इनको सबको मर्ज करके रिप्लेस करके एक सिंगल बड़ी बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये जो HECI है इसका मेन 4 काम होगा, इसको बेसिकली आप कह सकते हैं 4 डिपार्टमेंट्स में बांटा जाएगा। तो ये अलग अलग स्पेशलाइज करेंगे इसके अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हो रेगुलेशन किया जाएगा, जितने भी हमारे देश के अंदर यूनिवर्सिटीज हैं उनको रेगुलेशन कैसे किया जाए, क्या वो गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो यहां पर इस पर्टिकुलर बॉडी के द्वारा देखा जाएगा। क्या यूनिवर्सिटीज के पास फंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या पैसा सफिशिएंट है कि नहीं है, ताकि हमारे देश में जो यूनिवर्सिटीज हैं, एजुकेशन है, उसकी ग्रोथ हो सके, ये चीजें देखी जाएंगी। एक्रीडिटेशन का मामला देखा जाएगा। एक्रीडिटेशन का मतलब होता है बेसिकली जो पॉइंट सिस्टम है, जो नंबर्स देने हैं, मतलब कि कौन सा यूनिवर्सिटी बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, उस हिसाब से यहां पर नंबरिंग देना, उनको ग्रेड में फॉलो करना, ताकि यहां पर कॉम्पिटिटिवनेस की भावना आ सके और ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन मिल सके हमारे देश के अंदर। और लास्ट में यहां पर जो स्टैंडर्ड है लर्निंग आउटकम का, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। कहने का मतलब हमारा ज्यादातर फोकस आउटपुट पर होता है, आउटकम पर नहीं होता है। आउटकम का बेसिक मतलब है कि अगर कोई स्टूडेंट यहां पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके निकला तो उसने हमारे सोसाइटी के ऊपर क्या इंपैक्ट डाला, क्या वो पॉजिटिव इंपैक्ट आया कि नहीं आया, तो आउटकम क्या हुआ बेसिकली, ये भी चीजें आपकी इस पर्टिकुलर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा देखी जाएंगी। और ये मेन 4 काम होने वाले हैं इनके। और इसके अलावा भी अगर आप सोच रहे होगे कि और भी कई सारे बॉडीज होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड बॉडी है, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड बॉडी है, तो अब क्या होगा कि इनका मेन काम क्या होगा, जो एक स्टैंडर्ड सेट करना है अलग अलग स्ट्रीम में, मतलब कि एग्रीकल्चर की पढ़ाई हमारे देश में कैसी होगी, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, वो इस पर्टिकुलर बॉडी के द्वारा सेट किया जाएगा। तो ये एक तरह से स्टैंडर्ड सेट करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो पूरा आपका रेगुलेशन है वो बेसिकली हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर देखा जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सरकार ने इसमें इस नई एजुकेशन पॉलिसी में यह भी बोला है रिलेटेड टू नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, तो NRF बेसिकली। तो यहां पर सरकार का यह कहना है कि यह एक तरह का कंड्यूसिव इकोसिस्टम बनाएगा, ताकि एक तो हमारे देश में जो रिसर्च की प्रॉब्लम होती है, आपको पता है कि हमारे देश में यहां पर R&D की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बहुत कम है अभी भी, जितना सरकार को खर्च करना चाहिए R&D के ऊपर वो हम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप ज्यादातर देखते होंगे जो इनोवेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं हो पाता। इसके लिए यहां पर प्रॉपर फंडिंग करना और मॉनिटरिंग करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, इसके लिए यह बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो कि एक अच्छा कदम है मैं कह सकता हूं। और लास्ट में जो अचानक से हमने देखा है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो पूरा डिसरप्शन आया है, अभी तक हमारे यहां पर जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वो ओपन नहीं हो पाए हैं, और ओवरनाइट में आप कह सकते हो कि जो पूरा सिस्टम है उसको ऑनलाइन क्लासेस में शिफ्ट होना पड़ा है। तो इसको कंसर्न में रखते हुए सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इस पर्टिकुलर चीज को भी एड्रेस करने की कोशिश की है। और यहां पर सरकार ने कहा है कि एक पर्टिकुलर बॉडी बनाएंगे हम जिसका नाम होगा नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, मतलब कि किस तरह से हम ऑनलाइन एजुकेशन पर अब शिफ्ट हो सकते हैं, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी है उसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं ताकि जो शिक्षा है वो ज़्यादा बेटर तरीके से पहुंच सके स्टूडेंट्स के पास। इसके लिए ये जो बॉडी है बेसिकली ध्यान रखिएगा, ये एक तरह का फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होगा यहाँ पर। मतलब इस फोरम के अंदर यहाँ पर आप अपने राय भी ला कर रख सकते हो, जो लर्निंग को कैसे सुधारना है, असेसमेंट कैसे करना है, प्लानिंग कैसे करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, दोनों स्कूल्स और कॉलेजेस हायर एजुकेशन के लिए ये सारे जो आइडियाज हैं वो इस फोरम में डिस्कस किए जाएंगे, ताकि सरकार को एक अच्छा इनपुट मिल सके यहां पर बेटर पॉलिसीज फॉर्म करने के लिए। तो ये मेन सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी दोस्तों, यहां पर हायर एजुकेशन का क्या इंपैक्ट होने वाला है। आई होप कि आपको डिटेल में यहां पर चीजें समझ में आ गई होंगी। नई एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड और भी कई सारे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको इकोनॉमी पढ़ना है, कोई भी और सब्जेक्ट चूज करना है, तो आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहां पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूं, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।